तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अस्पताल का बिल हाथ में आया और सिर ही घूम गया? आज हम इसी उलझी हुई दुनिया के पीछे की सच्चाई जानने वाले हैं कि आखिर भारत में प्राइवेट हेल्थ केयर का ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो असल में है क्या और कैसे काम करता है। जरा इस बात पे गौर कीजिए, ये कोई बाहर का आदमी नहीं कह रहा, बल्कि सिस्टम का ही एक इनसाइडर ये दावा कर रहा है। ये आंकड़ा ही हमारी आज की पड़ताल का कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं से हम समझना शुरू करेंगे कि भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही आम परेशानी से। एक ऐसा अस्पताल का बिल जो न सिर्फ कंफ्यूजिंग होता है बल्कि बड़ा चढ़ाकर भी बनाया गया होता है। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि आखिर चंद हजार रुपयों का इलाज लाखों के बिल में कैसे तब्दील हो जाता है। ये होता कैसे है? अब जरा इस बिल को ध्यान से देखिए। ये बनाया कैसे गया है, ये सच में देखने लायक है। देखिए, एडमिन चार्ज जो एडमिशन के वक्त बस एक बार लगना चाहिए, वो यहां 3 बार लगा दिया गया है। क्यों भाई? फिर क्रिटिकल केयर चार्जेस तो है ही, लेकिन उसके ऊपर से आईसीयू रूम का चार्ज अलग से जोड़ दिया। मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। और ये मेडिकल कंज्यूमेबल्स का अमाउंट देखिए, इतना ज्यादा। साफ पता चल रहा है कि यहां ओवर चार्जिंग हुई है। बस यही छोटी छोटी तरकीबें मिलकर एक छोटे से बिल को आसमान पर पहुंचा देती हैं। अच्छा, तो बिल तो हमने देख लिया, पर सवाल ये है कि ये जो बड़े हुए नंबर हैं, ये आते कहां से हैं? चलिए अब उस मशीन के अंदर झांकते हैं जो ये बिल बनाती है। तो ये समझिए कि ये एक तरह की मुनाफा कमाने की पूरी प्लेबुक है। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले रिकॉर्ड्स में हेरफेर। मतलब कागज पर दिखा दिया कि महंगी आईवी एंटीबायोटिक्स दी हैं, पर असल में दी गई सस्ती ओरल दवा। या फिर फूड पॉइजनिंग जैसी छोटी सी बात के लिए भी महंगे महंगे सीटी स्कैन करवा दिए। और जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये है कि कभी कभी ऐसे मरीजों को जिनका बचना मुश्किल है, उन्हें भी सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए आईसीयू में रखा जाता है। और ये स्लाइड एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क बताती है। देखिए, अमेरिका में भी डॉक्टर्स ज्यादा टेस्ट करवाते हैं, पर वहां वजह होती है मुकदमे का डर, जिसे डिफेंसिव मेडिसिन कहते हैं। लेकिन भारत में अक्सर वजह बिल्कुल सीधी होती है, मुनाफा। यहां डॉक्टरों पर रेवेन्यू टारगेट पूरे करने का प्रेशर होता है। तो अब तक हमने बात की पैसों की, बिल की, लेकिन अब जरा उन सिस्टमिक प्रॉब्लम और इंसानी पहलुओं पर आते हैं जिनकी वजह से इलाज की क्वालिटी पर ही सवाल उठ जाता है। ये जो चार्ट है ये बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि भारत के हेल्थ केयर सिस्टम पर दबदबा किसका है। कुल मिला के 70,000 अस्पताल हैं और उनमें से 60% से ज्यादा प्राइवेट हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हम में से ज्यादातर लोग बीमार पड़ते हैं तो वो सरकारी नहीं बल्कि इन्हीं प्राइवेट अस्पतालों का दरवाजा खटखटाते हैं। और इसीलिए इस सेक्टर की जो भी समस्याएं हैं वो असल में हर किसी की समस्या बन जाती हैं। ये जो बात लिखी है ना, ये पूरी कहानी कह देती है कि हेल्थ केयर बिल्कुल हवाई यात्रा जैसा बन गया है। कुछ लोगों को फर्स्ट क्लास मिलता है, बाकियों को इकॉनमी, पर हैं सब एक ही प्लेन में। मतलब मरीज की माली हालत देखकर उसके साथ बर्ताव होता है। कमरे से लेकर इलाज की क्वालिटी तक सब कुछ बदल जाता है। प्लेन वही है, पर सफर का अनुभव जमीन आसमान का। और देखिए, दिक्कत सिर्फ पैसों की नहीं है, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही बहुत ज्यादा दबाव में है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहाँ नर्सों की बहुत भारी कमी है, और जो हैं भी उन्हें इतनी कम सैलरी मिलती है कि वो विदेश जाने पर मजबूर हो जाती हैं। फिर कई अस्पताल तो बस किसी पुरानी बिल्डिंग को बदलकर बना दिए गए हैं जहां प्रॉपर वेंटिलेशन तक नहीं होता, जिससे इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। और गांव में तो हालत और भी खराब है, जहां ये बाबा डॉक्टर्स जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, वो मरीजों का शोषण करते हैं और कमीशन के लिए उन्हें बड़े स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। अब हम अपनी इस पड़ताल के सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हिस्से पर आ गए हैं, और वो है इंसानी अंगों का काला बाजार। सोचिए जरा, भारत में हर साल इतने लोगों को एक नई किडनी की जरूरत होती है, 2.5 लाख लोग। और 2.5 लाख की इस जरूरत के मुकाबले जानते हैं असल में कितने ट्रांसप्लांट हो पाते हैं? सिर्फ 12,500। और ये जो इतना बड़ा गैप है जरूरत और सप्लाई के बीच का, यही वो वजह है जो एक बहुत ही अंधेरे और खतरनाक बाजार को जन्म देती है। जब कानूनी रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोग मजबूरी में अवैध और खतरनाक रास्ते अपनाते हैं।
यहाँ हमें समझना होगा कि पॉलिसी कितनी मायने रखती है। भारत का जो 1994 का कानून है वो अंगदान को सिर्फ करीबी रिश्तेदारों तक ही सीमित रखता है ताकि इसकी खरीद फरोख्त ना हो। वहीं दूसरी तरफ स्पेन जैसे देश हैं जहां ऑप्ट आउट सिस्टम है, मतलब वहां हर नागरिक को पहले से ही एक डोनर माना जाता है जब तक कि वो खुद इसके लिए मना ना कर दे। तो हमने अब तक प्रॉब्लम्स की बात तो बहुत कर ली। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर कि आखिर इसका हल क्या है और सबसे जरूरी, लोग खुद को इस सिस्टम से कैसे बचा सकते हैं। तो एक मरीज या उनके परिवार वाले होने के नाते खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? पहली बात, हमेशा एक डिटेल्ड आइटम वाइज बिल मांगिए। सिर्फ टोटल अमाउंट वाला समरी बिल कभी एक्सेप्ट मत कीजिए। दूसरी बात, भर्ती होने से पहले ही फाइनेंशियल काउंसलिंग के लिए पूछिए। एक अंदाजन खर्च का पता होना बहुत जरूरी है। हर टेस्ट, हर दवा पर सवाल कीजिए कि भाई ये क्यों जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखिए, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों की वजह से अस्पताल मनमाने रेट नहीं लगा पाते। और हां, अपने टेस्ट हमेशा किसी भरोसेमंद लैब से ही करवाएं। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हर अस्पताल के लिए ये जरूरी कर दिया जाए कि वो अपनी सक्सेस रेट और डेथ रेट को पब्लिकली रिपोर्ट करे तो क्या होगा? क्या इससे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं बढ़ेगी? शायद ये एक ऐसा कदम हो सकता है जो मरीजों को असली ताकत दे और शायद पूरे सिस्टम को बदलने की शुरुआत करें।